लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यू यूनिट दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फिर दूसरे जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें एक्चुअल जो इनकम आप अर्न करते हो उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अर्निंग कैपेसिटी जो होगी हाउस प्रॉपर्टी की उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था कि टैक्स लायबिलिटीज़ जो कैलकुलेट होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो एनुअल वैल्यू के बेस पे फिक्स होती है टैक्स लायबिलिटीज़। तो एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके मैंने कुछ स्टेप आपको बताए थे। देखो यहाँ पे दैट इज़ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है कि जो हाउस प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने रेंट पे दे रखी है किसी और पर्सन को, दैट इज़ कॉल्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर जो हाउस प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो, जो ओनर है वो खुद अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। फिर कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते प्रॉपर्टी के कि जहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो तो कुछ पोर्शन उसका लेट आउट हो और कुछ पोर्शन उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। कल मैंने कुछ एग्जांपल देके भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट रिवाइज कर लेते 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जीएवी कैसे कैलकुलेट करते वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले था दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो उसमें सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक कौन सा यहाँ पे सब कुछ बातें लिखी हुई है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टैक्सेशन में दैट इज़ 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो हाउस प्रॉपर्टी रिमेनिंग हेड से अलग कैसे पड़ रहा है कि रिमेनिंग हेड जो है 4 हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, उसमें क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल इनकम है उस पर आप टैक्स पे करते हो। पर हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड्स ऑफ इनकम है जहाँ पे एनुअल वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ता है और एनुअल वैल्यू का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और अर्निंग कैपेसिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ एनुअल वैल्यू। तो वो एक्चुअल इनकम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वहाँ पे। फिर हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग हमने डिस्कस किया था कि देखो क्या लिखा है वहाँ पे, एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट। तो एनी बिल्डिंग लिखा है तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कॉमर्शियल बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। कि किसी को क्वेश्चन हो गया सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब तो हाउस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ वही बात ही इन्वॉल्व होगी जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, जो घर है वही। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स में कॉमर्शियल बिल्डिंग में एक शॉप परचेज की और वो रेंट पे दे दी तो उस रेंट का जो इनकम होगा वो भी कहाँ पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एनी बिल्डिंग वेदर इट इज़ कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फिर लिखा है लैंड अपॉर्टेनेंट। तो कुछ आपने हाउस प्रॉपर्टी देखे होंगे वहाँ पे कि एक घर होता है, बड़ी सी एक ज़मीन होती है, लैंड होती है और इसके एक कॉर्नर में एक हाउस प्रॉपर्टी होता है और उसके आसपास थोड़ी बहुत लैंड वहाँ पे अवेलेबल होती है, वहाँ पे गार्डन होते हैं। तो ऐसी लैंड को भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कंसिडर किया गया है। फिर दूसरा मीनिंग क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन अपने ही हाउस प्रॉपर्टी में, अगर कोई पर्सन ओनर है एक हाउस प्रॉपर्टी का और वो हाउस प्रॉपर्टी में अगर वो खुद का बिजनेस या प्रोफेशन ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी का जो पोर्शन होगा वो यहाँ पे इस चैप्टर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर हाँ, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का अगर केसेस हो कि कोई पर्सन ने रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है किसी और पर्सन को, तो उसका एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी। तो टोटल देयर आर 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 के सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट करो, दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 वैल्यू ध्यान में रखनी है, दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। स्टेप नंबर 2, जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे एनुअल नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज़ एनएवी। फिर एनएवी में से 2 डिडक्शन आप बात कर दो यहाँ पे, दैट इज़ अंडर सेक्शन 24A एंड अंडर सेक्शन 24B, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनुअल वैल्यू। और यही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टूडेंट आंसर होगा। तो 3 स्टेप है, जीएवी कैलकुलेट करो, एनएवी कैलकुलेट करो और फिर एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करो। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फिर यही यहाँ पे फॉर्मेट में था जो बुक में दिया है कि जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, तो एनएवी होगा। फिर उसमें से 2 डिडक्शन रिड्यूस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसका बोल सकते हो एनुअल वैल्यू और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
फिर ये 4 मीनिंग जीएवी कैलकुलेट करने के लिए 4 वैल्यू जो आपको ध्यान में रखने, दैट इज़ फेयर रेंट और नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फेयर रेंट और नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का आप जीएवी कैलकुलेट कर रहे हो, इसी तरह की हाउस प्रॉपर्टी सिमिलर उसके पास में ही हो या इसी सेम लोकेशन में हो, तो वो कितना रेंट अर्न कर रहा है, वही आपका हाउस प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा, फेयर रेंट। तो दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेशन और लोकेलिटी। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, तो वो तो बहुत ही सिंपल था कि म्यूनिसिपालिटी जो आपका एक हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू आपको दिखाता है, जिसके बेस पे वो म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्ट करता है, दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, मेगा सिटी, तो उसमें क्या होता है कि रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक एक्ट उसके रिलेटेड बनाया ताकि वो जो टेनेंट है, जो रेंट पे रह रहे, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो और जो ओनर है वो ज़्यादा रेंट उससे कलेक्ट करके चार्ज करके उसका एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए। तो रेंट कंट्रोल एक्ट फॉर्मुलेट किया गवर्नमेंट ने, और रेंट कंट्रोल एक्ट भी आपको कुछ बताएगा कि मैक्सिमम आप इतना ही रेंट चार्ज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड रेंट का अगर सिंपल मीनिंग हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट इज़ द मैक्सिमम रेंट दैट कैन बी चार्ज बाय ओनर फ्रॉम हिज और हर टेनेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था, जो एक्चुअल में आप रिसीव करते हो, और एक्चुअल रेंट कैलकुलेट किसके बेस पे होता है, अक्रूवल बेसिस पे, कि आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड कर देना है, एडवांस होगा तो माइनस करना है, अकाउंटिंग का रूल्स उसमें एप्लीकेबल होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है ओनर अपने टेनेंट को और फिर उसकी वजह से एक्चुअल रेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे रेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स पॉइंट था, तो क्या था वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट शैल बी कंसिडर बट एडवांस रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट टू बी कंसिडर। तो आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अभी फर्स्ट स्टेप है और एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो स्टेप नंबर 1, तो स्टूडेंट आपको 2 वैल्यू की कंपैरिजन करनी है यहाँ पे जीएवी कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में और अभी भी बताया था कि जीएवी कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 वैल्यू कंसिडर की जाती है, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल में आपको फेयर रेंट, देखो एग्जाम्पल में आपको फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू प्रोवाइड किया होगा, तो दोनों देखना है, दोनों की कंपैरिजन करनी है। फिर दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो आपको कंसिडर करनी है, दैट इज़ योर स्टेप नंबर 1। वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनना कि जीएवी कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 वैल्यू कंसिडर करनी है। 4 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपका जीएवी बन के आ सकता है, पर रूल्स क्या है कि 3 स्टेप में वो जीएवी आपको कैलकुलेट करना है 4 वैल्यू के कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले कंपैरिजन किसके करो, दैट इज़ फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, दोनों की कंपैरिजन करो और दोनों में से जो हायर अमाउंट हो वो आपका आंसर आएगा, दैट इज़ योर स्टेप नंबर 1। और उसको आप बोल सकते हो यहाँ पे दैट इज़ ER1, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1। फिर एक्सपेक्टेड रेंट 1 आए, उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 1 का आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, दैट इज़ योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 का आंसर दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करो स्टेप नंबर 1 के आंसर की, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट हो वो आपको कंसीडर करना है यहाँ पे, और दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 2, वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, दैट इज़ स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड रेंट 2, स्टेप नंबर 2 का आंसर था, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। देखो तो आपको कुछ करना है नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे जीएवी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ कंपैरिजन ही करना है कि सर फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से कंपैरिजन करो, दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है दैट इज़ विच एवर इज़ हायर, उसको आप बोल दो एक्सपेक्टेड रेंट 1। फिर स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 1 का आंसर दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1, और उससे कंपैरिजन किसके साथ करो, दैट इज़ स्टैंडर्ड रेंट के साथ करो, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो कंसिडर करो, और वो आपका आंसर बन जाएगा दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 2। एक्सपेक्टेड रेंट 2 के कंपैरिजन थर्ड स्टेप में क्या करना है, ARR दैट इज़ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ करो, और दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो कंसिडर करके फिर जो आंसर आएगा दैट इज़ योर जीएवी।
तो ये स्टूडेंट मैंने आपको टेक्निकल बताया कि अगर ये आपको याद रखना पड़ सकता है तो देखो कॉन्सेप्चुअल कैसे पढ़े, बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप में आपका जीएवी कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ फिर कुछ एडिशनल उसमें कंडीशन के हिसाब से माइनर चेंज होगा, पर अभी सिंपल बात है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके साथ एडजस्टमेंट के साथ जीएवी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू, तो देखो सबसे पहले याद ना रहे कि सर सबसे स्टेप नंबर 1, 2, 3 में कंपैरिजन करने के लिए जो हम वैल्यू रखते हैं फेयर एंड म्यूनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड है वो हम भूल जाते हैं बार बार। तो कैसे याद रख सकते हो आप, देखो कि फेयर रेंट, तो फेयर रेंट का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, याद करो कि जो हाउस प्रॉपर्टी का आप जीएवी कैलकुलेट कर रहे हो उसके आसपास सेम हाउस प्रॉपर्टी होगी तो वो कितना रेंट चार्ज कर रही है, दैट इज़ योर फेयर रेंट। और फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का आप जीएवी कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसके आसपास उसके सबसे नज़दीक कौन सा वैल्यू होगा, दैट इज़ फेयर रेंट वाला वैल्यू होगा। आसपास के हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आप कंसिडर कर रहे हो, फिर उसके थोड़े दूर क्या होगा, दैट इज़ म्यूनिसिपालिटी होगी, कि म्यूनिसिपल वैल्यू। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है कि आप डिस्टेंस के हिसाब से आप याद रख सकते हो, ये मैं आपको याद रखने का वे बता रहा हूँ, ऐसा नॉर्मली कुछ होता नहीं, पर याद नहीं रहता कि सर मैंने तो स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू लिख दिया स्टेप नंबर 1 में, तो वो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट तो नहीं फेयर रेंट है। तो याद कैसे रख सकते हो कि फेयर रेंट का मतलब क्या था कि सेम हाउस प्रॉपर्टी जिसका आप जीएवी कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसी तरह का हाउस प्रॉपर्टी उसके आसपास ही अवेलेबल है, तो सबसे नज़दीक वाला कौन सा रेंट होगा, कौन सी वैल्यू होगी, फेयर रेंट, तो वो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसी सिटी के क्या होगा, एक म्यूनिसिपालिटी होगा उस सिटी रिलेटेड, तो दूसरा नज़दीक का वैल्यू कौन सा है, दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो वो हमने दोनों लिख दिए। तो सबसे नज़दीक वाले 2 वैल्यू हमने लिख दिए कि आसपास का हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू दैट इज़ फेयर रेंट, और म्यूनिसिपालिटी बोल रही है कि एनुअल वैल्यू इतना है, दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो वो दोनों नज़दीक वाले हमने लिख दिए। फिर देखो कॉन्सेप्चुअली सर दोनों में से हायर क्यों ले रहे हैं, ओके, तो ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि चलो मैंने फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपैरिजन करना है, वो तो आपको बता दिया, पर सर दोनों में से हायर क्यों ले रहे, लोअर क्यों नहीं ले रहे, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फेयर रेंट की क्या होती है स्टूडेंट, कुछ लिमिटेशन होती है, कि मैंने क्या किया कि मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी था जिसका मैं जीएवी कैलकुलेट कर रहा था, और मेरे पास में एक सेम हाउस प्रॉपर्टी था जो रेंट पे था, तो मैंने वो एज अ फेयर रेंट उसकी वैल्यू कंसिडर की 10,000 पर मंथ। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअल में तो 15,000 रेंट कलेक्ट करना चाहता था वो, पर वो उसका फ्रेंड रह रहा था, पास वाले घर का जो ओनर है उसका एक फ्रेंड रह रहा था वहाँ पे, इसलिए वो 10,000 कलेक्ट कर रहा था। तो स्टूडेंट इसकी लिमिटेशन क्या है, ज़्यादा है, फेयर रेंट की लिमिटेशन ज़्यादा है, और म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो क्या होता है, एक म्यूनिसिपालिटी फिक्स करके देती है, एक अथॉरिटी फिक्स कर दी है, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या कहता है आपसे मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो एनुअल वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा उतना ही टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहते हैं, तो फेयर रेंट तो इतना प्रॉपर वे नहीं है अर्निंग कैपेसिटी निकालने का, कि हो सकता है किसी रिलेटिव को रेंट पे दिया हो, किसी फ्रेंड को रेंट पे दिया हो, या जो हाउस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर सेम था पर अंदर का जो डिज़ाइनिंग था, इंटीरियर डेकोरेशन था, वो सब कुछ अलग अलग था, फर्नीचर अलग था, तो इस वजह से फेयर रेंट का जो वहाँ पे स्टैंडर्ड होगा वो इतना प्रॉपर नहीं है, इतना एलिजिबल नहीं होगा। पर ये वैल्यू कौन सा है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पे कि दोनों को कंपेयर करो, फिर दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो ले लो, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट तो मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना चाहती है पर्सन या असिस्ट से, तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो कुछ करना नहीं है, आपका स्टेप नंबर 1 का आंसर है वो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, और वो कोई भी हो सकता है दोनों में से जो हायर अमाउंट, कि सर फेयर रेंट यहाँ पे, वेट यहाँ पे थोड़ा मैं लिख के आपका इसमें करता हूँ कि सर फेयर रेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000, वेट, देखो 12,000 और इसका हम वैल्यू कंसिडर करें दैट इज 10,000, तो दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा हुआ, दैट इज 12,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, देखो 12,000, दोनों में से हायर अमाउंट था 12,000, देखो तो ये आपका आ गया।
तो ये है 12,000, फिर दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। तो यहाँ पे 1 सेकेंड क्या लिखोगे आप कि सर हमारा स्टेप नंबर 1 का आंसर आया दैट इज़ 12,000, तो वो 12,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट आपको प्रोवाइड किया होगा एग्जाम्पल में, तो अभी यहाँ तक हम पहुँचे स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। तो ये है स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लिखना है, दैट इज़ योर आंसर ऑफ स्टेप नंबर 1 दैट इज़ 12,000। स्टैंडर्ड रेंट आपको एग्जाम्पल में दे दिया होगा, तो वही आपको लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया है 9,500, स्टैंडर्ड रेंट आपका दैट इज़ 9,500। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, विच एवर इज़ लोअर, तो दोनों में से लोअर अमाउंट कंसिडर करना है, तो क्या होगा 9,500 ही आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि विच एवर इज़ लोअर लिखा, तो दोनों में से कम अमाउंट कौन सा है 9,500, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,500। अब 1 सेकेंड, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड रेंट इज़ द मैक्सिमम रेंट विच इज़ डिसाइडेड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट में वो स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया होगा जो कि मैक्सिमम रेंट है, लीगली उससे ज़्यादा रेंट कोई भी ओनर अपने टेनेंट के पास से चार्ज नहीं कर सकता, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 है, स्टैंडर्ड रेंट की कंपैरिजन करनी है, दोनों में से जो लोअर है वो कंसीडर करना है। तो 1 सेकेंड क्वेश्चन सर लोअर क्यों कंसीडर करना है, तो लोअर इसलिए कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट 12,000 है और स्टैंडर्ड रेंट 9,500 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि लीगली कोई भी ओनर मैक्सिमम कितना रेंट चार्ज कर पाएगा 9,500, ओके, और वहाँ पे कितना दिखा रहा है 12,000। तो जब रूल से कह देता है कि 9,500 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर 12,000 पे टैक्स देने की और पे करने की कोई यहाँ पे सिचुएशन ही अराइज नहीं हो रही, ओके। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। हाँ, पर अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8,000 था, तो उसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 9,500 चार्ज कर सकता था, पर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर एग्जाम्पल 8,000 ही आया, तो उसका मतलब वो उससे कम तो चार्ज कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो दोनों में से फिर हायर अमाउंट कौन सा बन जाता स्टूडेंट, स्टैंडर्ड रेंट बन जाता, ओके। देखो 1 सेकेंड, इसमें क्या होगा कि आप 12,000 यहाँ पे लिखते विच एवर इज हायर करके, तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि लीगली आप 9,500 रेंट ही चार्ज कर सकते हो, दैट इज़ मैक्सिमम रेंट, उससे ज़्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते। और एक तरफ 12,000 अगर यहाँ पे हायर लिखा होता है इस जगह पे, लोअर की जगह, तो यहाँ पे आप 12,000 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि 9,500 से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, दैट इज़ मैक्सिमम रेंट, और टैक्स किस पे ले रही है 12,000 पे ले रही है, तो ये तो प्रॉपर बात नहीं है यहाँ पे। तो क्या करना है कि विच एवर इज़ लोअर इस तरह से लिखा है कि देखो स्टैंडर्ड रेंट से कम आप चार्ज कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा तो नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है विच एवर इज़ लोअर। कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे अगर 8,000 होता, यहाँ पे अगर 8,000 होता, तो उसका मतलब क्या है कि अगर ओनर चाहे तो 9,500 कलेक्ट कर सकता था रेंट, पर उसने कितना कलेक्ट किया, उससे कम किया 8,000, तो उसको टैक्स किस पे पे करना पड़ेगा 8,000 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे 8,000। देर आफ्टर देखो स्टेप नंबर 3 क्या है, तो वंस अगेन स्टेप नंबर 2 का आंसर, मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वंस अगेन 12,000 कर देते, तो कन्फ्यूज़न ना, 12,000। तो दोनों में से देखो विच एवर इज़ लोअर लिखा था, तो 9,500 आपका स्टेप नंबर 2 का आंसर था, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 9,500, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एज्यूम कर लेते वहाँ पे कि दैट इज़ था यहाँ पे कि 15,000 एक्चुअल रेंट था, दैट इज़ 15,000। तो देखो एक्चुअल रेंट 15,000 के बेस पे अब क्या लिखा है वंस अगेन, दैट इज़ विच एवर इज़ हायर, दोनों में से हायर अमाउंट। तो क्यों, बिकॉज 9,500 था, पर एक्चुअल में आप कितना रेंट रिसीव कर रहे हो, दैट इज़ 15,000, तो दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कि एक्चुअल में आप रिसीव इतना कर रहे हो। तो लीगली कितना चार्ज कर सकते थे 9,500, पर वो ज़्यादा रेंट रिसीव कर रहा है 15,000, तो यहाँ पे आपको हायर अमाउंट लेना है। तो कॉन्सेप्चुअली भी आप याद रख सकते हो, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि ये देखो आप इस तरह से फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से हायर है वो कंसिडर करो, फिर वो आंसर यहाँ पे लिख दो स्टेप नंबर 2 में, और उसके कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से, और विच एवर इज़ लोअर है वो कंसिडर करो, फिर वो वाला आंसर स्टेप नंबर 3 में पहले लिख दो और उसकी कंपैरिजन करो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में।
तो यहाँ पे 4 जो वैल्यू थी, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये 4 वैल्यू के बेस पे क्या हुआ देखो, फाइनली यहाँ पे आपका जीएबी निकल के आ रहा है, दैट इज़ योर जीएबी। तो सीक्वेंस याद रखनी है और हायर और लोअर कौन सा अमाउंट आपको लेना है स्टेप नंबर 1, 2, 3 में। तो 1 और 3 में हायर अमाउंट लेना है और स्टेप नंबर 2 में लोअर अमाउंट लेना है। सबसे पहले नज़दीक की जो वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज सबसे पहले आएगा फेयर रेंट, फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, कंपेरिजन करो, विच एवर इज हायर कंसिडर करो। तो यहाँ पे 12,000 था। फिर स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 1 का आंसर और उसकी कंपेरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो कंसिडर करो। फिर स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 2 का आंसर ER2 दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट 2, और उसकी कंपैरिजन करो ARR से, और दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो कंसिडर करो। ओके, तो ये इतने ही स्टेप है स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्चुअली याद रखो या इस तरह से डजेंट मैटर, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा जीएबी कैलकुलेट करने के लिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों स्टूडेंट जीएबी कैलकुलेट करना, बिकॉज देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो जीएबी सबसे पहले, अगर आप जीएबी गलत लिखते हो स्टेप नंबर 1 जो कि आपके फाइनल आंसर का एक फर्स्ट पार्ट है, तो उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होगी, रॉन्ग ही आएगी। देखो जीएबी गलत लिखोगे तो म्यूनिसिपल टैक्स आप सही माइनस करोगे तो भी आपका एनएवी गलत ही आएगा। अब एनएवी में कि इसके बाद 2 डिडक्शन लिखते हो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या लिखा है देखो 30% ऑफ एनएवी, तो आपका एनएवी जो होगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बन जाएगा। तो अगर आपका जीएबी गलत है तो एनएवी गलत आएगा, अगर एनएवी गलत होगा तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी गलत आएगा। तो पूरे एक फॉर्मेट 3-4 अमाउंट आप गलत लिख रहे हो, सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 ही सही लिखोगे, तो क्या होगा, आपको इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीएबी सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओ, उसके बाद एनएवी सही आएगा, देयर आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आप सही कैलकुलेट कर सकते हो। तो जीएबी पे 2 वैल्यू डिपेंड है स्टूडेंट, एक दैट इज़ एनएवी एंड दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जीएबी सही तरीके से कैलकुलेट करोगे तब भी आपको पूरा आंसर यहाँ पे राइट हो सकता है। अब देखो एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट जो बुक में दिए, तो एक एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करके इसके रिलेटेड, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पर एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला, बिकॉज ये थोड़ा शॉर्ट एग्जाम्पल है, सिंपल है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल अभी कैलकुलेट कर लें। तो देखो क्या है यहाँ पे, दैट इज़ क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, वेट, देखो क्या लिखा है, दैट इज कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएबी कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी, नो वैकेंसी पीरियड, नो ऑन रियलाइज रेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, जीएबी कैलकुलेट करना मतलब ये 3 स्टेप नहीं, याद रखना ये 3 स्टेप तो क्या है, बेसिक है। आपको लग रहा होगा सर इतना सिंपल है तो वो तो जीएबी तो बहुत ही सिंपल होगा, सिर्फ कंपैरिजन करनी है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपैरिजन करते वक्त कुछ एडजस्टमेंट भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, पर अभी फर्स्ट एग्जांपल इसलिए हम वैकेंसी पीरियड भी नहीं ले रहे, एज वेल एज हम अनरियलाइज रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो वो क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, फिर विथ वैकेंसी पीरियड एंड विथ अनरियलाइज रेंट भी हम जीएबी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले के जो 7-8 एग्जाम्पल स्टूडेंट हो गए उसमें मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, उसके बाद हम मेन एग्जाम्पल पे जाएंगे, क्योंकि जीएबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही तरीके से कैलकुलेट करना, तब भी आपका एनएवी राइट आएगा और तभी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन राइट आएगा। तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो वैकेंसी पीरियड और अनरियलाइज रेंट उसमें नहीं ले रहे, तो देखो इसलिए मैंने क्या लिखा, नो वैकेंसी पीरियड और नो अनरियलाइज रेंट। तो वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करते हो उसमें असेसमेंट ईयर में फिर क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में जो रेंट पे दिया था हाउस प्रॉपर्टी, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो 12 मंथ के लिए ही आपने रेंट पे दिया हो सकता है कि 6 मंथ तक रेंट पे दिया था, उसके बाद जो टेनेंट था वो घर खाली करके चला गया, फिर वो आपने रेंट पे दिया ही नहीं, तो दैट इज़ वैकेंसी पीरियड। कि 12 मंथ में से पॉसिबिलिटीज़ है कि 10 मंथ ही घर पूरा ऑक्यूपाई रहा हो, उसमें रेंट पे कोई पर्सन रह रहा था, 2 मंथ तो कोई पर्सन रहा ही नहीं, तो फिर उसमें क्या करना है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। फिर नो अनरियलाइज रेंट, तो अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन था जो रेंट पे रह रहा था वो पूरे 12 मंथ आपके हाउस प्रॉपर्टी में रहा रेंट पर उसने क्या किया, जैसे बिजनेस में कोई आप
क्रेडिट सेल्स करते हो तो कोई पैसे वापस नहीं देता तो उसको आप क्या कंसिडर करते हो, बैड डेट कंसिडर करते हो। और बैड डेट क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज योर एक आप लॉस कंसिडर करके आपको बेनिफिट मिलता था, अब प्रॉफिट में से माइनस कर लेते थे एज अ एक्सपेंस और एज अ लॉस लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि ये तो हमारा लॉस है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई रेंट पे जो पर्सन रह रहा था वो 12 मंथ पूरा रहा रेंट पे, पर उसने क्या किया 10 मंथ का रेंट पे किया और 2 मंथ का पे ही नहीं किया, फिर आपने उससे घर खाली करवा दिया और वो चला भी गया, फिर भी आपका 2 मंथ का रेंट तो आपको मिला ही नहीं। तो दैट इज़ ऑन रियलाइज रेंट, कि वो आपने ऑन तो किया पर आपको मिला नहीं। तो ऐसे भी तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। और अभी फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल, 3-4 एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, देयर आफ्टर मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि वैकेंसी पीरियड के केसेस में क्या करना है, ऑन रियलाइज पीरियड के केसेस में क्या करना है, फिर दोनों साथ में दे तब क्या करना है। तो अभी देखो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, कंसिडर कर रहे हैं हम 2 हाउस प्रॉपर्टी है, दैट इज़ हाउस 1 एंड हाउस 2। तो उसमें देखो 4 वैल्यू प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। और ये 4 वैल्यू के बेस पे अभी मैंने आपको पढ़ा है, इसके बेस पे हम इजीली एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करें वो पूरा एग्जांपल, ध्यान देना कि सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में कंपैरिजन किसकी करनी है, कुछ लोग मुझे बताएगा। राइट, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू। ना याद रहे तो सबसे नज़दीक वाला वैल्यू दैट इज़ फेयर रेंट, और उससे थोड़ा और दूर वाला वैल्यू दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू, और आप बोल सकते हो उसको ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू भी, दैट इज़ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो दोनों अमाउंट है तो लिख देते हैं हम, देखो वेट। फेयर रेंट आपको अब 2 हाउस प्रॉपर्टी का तो साथ में कैलकुलेट कर सकते हो, हाउस 1 का यहाँ पे लिखेंगे तो हाउस 1 का फेयर रेंट कितना है यहाँ पे देखो, दैट इज़ 1,05,000, और हाउस 2 का फेयर रेंट कितना है, दैट इज़ 1,15,000। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है देखो, दैट इज़ 1,20,000 हाउस 1 का, और हाउस प्रॉपर्टी 2 का कितना, दैट इज़ 1,30,000। तो कंसिडर क्या करना है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, तो लिख रहा हूँ देखो एक्सपेक्टेड रेंट 1, इसका आंसर स्टेप नंबर 1 का आंसर एक्सपेक्टेड रेंट 1। तो यहाँ पे हम क्या करते थे देखो, ब्रैकेट में लिख देते दैट इज़ whichever is higher, तो दोनों में से हायर अमाउंट कंसिडर करना है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट 1 आपका कितना आ रहा है, 1,20,000, और यहाँ पे भी दोनों में से हायर अमाउंट है 1,30,000। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आगा, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। देखो स्टेप नंबर 1 का आंसर whichever is हायर कंसिडर किया, और ये आपका आंसर आ गया 1,20,000 एंड 1,30,000। फिर स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, स्टेप नंबर 2। तो उसमें हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में, कि स्टेप नंबर 1 का आंसर दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट 1, वो हमने अभी कैलकुलेट किया 1,20,000 और 1,30,000, और उसका कंपैरिजन किससे करना है स्टूडेंट बताओ। राइट, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना प्रोवाइडेड देखो यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ध्यान से सुनना फिर जो मैं बोलूँ आपको, दैट इज़ यहाँ पे 1 लाख। तो सर नॉट एप्लीकेबल दिया है तो फिर क्या करना है, और नॉट एप्लीकेबल क्यों दिया है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो देखो स्टैंडर्ड जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बताया था। जो बहुत ही बड़ी मेगा सिटीज़ होती है वहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है, कि कोई विलेज होगा तो क्या विलेज में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल करके क्या करना है, वहाँ पे मैक्सिमम रेंट क्यों डिसाइड करना है, कि वहाँ पे वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी की इतनी डिमांड नहीं रहती। तो रेंट कंट्रोल एक्ट नॉर्मली कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की रेंट पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे ओनर टेनेंट का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट चार्ज करके। तो इस सिचुएशन की वजह से रेंट कंट्रोल एक्ट आया था। तो
तो अगर कोई विलेज में हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट कंट्रोल का एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड रेंट भी तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि कुछ हाउस प्रॉपर्टी में आपको एनए दे, नॉट एप्लीकेबल, या फिर ज़ीरो अमाउंट दे। तो उसका मतलब क्या है कि उस हाउस प्रॉपर्टी 1 में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, और रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेंट तो उसका आएगा ही नहीं। अगर अमाउंट नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, वही क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट 1 है, वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2 बन जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1,20,000। अब यहाँ पे दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है, दैट इज़ 1 लाख, तो वो मैंने लिख दिया। तो ये आपका स्टूडेंट बन गया एक्सपेक्टेड रेंट 2। और अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा वेट। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3, तो लिख रहे हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में कंपैरिजन करना है एक्सपेक्टेड रेंट 2 का कंपैरिजन करना है लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। एक वैल्यू कौन सा बाकी रहेगा, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो एक्सपेक्टेड रेंट 2 का आंसर कितना था यहाँ पे देखो, दैट इज 1,20,000, और इसका आंसर था 1 लाख। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना देखो 1 लाख एंड 1,10,000। ऊपर यहाँ पे देखो 1 लाख एंड 1,10,000, तो लिखते हैं यहाँ पे 1 लाख एंड 1,10,000। तो दैट इज़ योर, आप बोल सकते हो इज इक्वल टू कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 3 आया, और वहीं आपका क्या है फाइनल आंसर स्टेप नंबर 3 का, दैट इज़ GAV। पर यहाँ पे क्या लिखते थे, दैट इज़ दोनों में से कौन सा कंसिडर करना है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो है हायर, लोअर और हायर। तो दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा का, दैट इज़ 1,20,000, और यहाँ पे 1,10,000। तो ये स्टूडेंट जो है वो आपका फाइनल आंसर है, ये वाला GAV, ये आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा, ये वाला देखो।